नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का छठा पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरणों के निर्माण करने के चरण लिखे हमने और रासायनिक समीकरणों की विशेषताओं को हमने समझा। आज हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला इसके अंतर्गत संयुग्मन अभिक्रिया, इसे संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। कई नामों से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में इसको एसोसिएशन एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद का मतलब एक ही उत्पाद बनाएंगे। दो या दो से अधिक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे और एक उत्पाद का निर्माण होता है, बनता है। ऐसी अभिक्रियाओं को संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं और इन अभिक्रिया में नए बंधों का निर्माण होता है। नए बंध बनते हैं इस अभिक्रिया के अंतर्गत। मैंने एक उदाहरण लिया है। बिना भुजा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमें ठोस अवस्था में मिलता है और जब इसकी जल से क्रिया कराते हैं जो कि द्रव्य अवस्था में होता है, ये हमारा जल है, और ये क्रिया करके हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा यानी जलीय विलयन, ये हमारा हो गया भुजा हुआ चूना। बिना भुजे हुए चूने में पानी डालते हैं,
वो ठंडा होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये इस तरह की अभिक्रिया है। एक दूसरी अभिक्रिया बहुत बार हमने पढ़ी है, कोयले का दहन, कोयले का जलना। कार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं, कोयला, कार्बन है और ये जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये हमारा ठोस है, ये हमारी गैस है और ये जलकर हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। मैग्नीशियम के फीते का दहन, एक तरह से मैग्नीशियम का ही दहन है। Mg ये मैग्नीशियम है और दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। यहाँ पर 2 लगाऊंगा और यहाँ पर बनेगा MgO, यानी इसका दहन हो गया। 2 अभिकारक है और अभिकारक से एकल उत्पाद बन रहा है। तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण, इथीन का हाइड्रोजनीकरण, यानी इथीन, इथीन जो है कार्बन के, जब आप कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे तो इस तरह का यौगिक देखेंगे, इसे इथीन बोलते हैं। और जब इसमें हाइड्रोजन गैस जुड़ती है तो ये बन जाती है CH3, इथेन बन जाती है। ये इथीन थी और इसमें हाइड्रोजन जुड़ के ये बन गई इथेन। इसको हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यहाँ भी 2 अभिकारक हैं और एकल उत्पाद बन रहा है। तो जब भी किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है अपघटनीय अभिक्रियाएं, या इन्हें हम वियोजन, योजन का मतलब जोड़ना, वियोजन का मतलब टूटना, अभिक्रिया भी बोलते हैं। डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, वियोजन, अपघटन, अपघटन, इन सब का अर्थ है टूटना। वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक टूटकर कई छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। इसमें
एकल अभिकारक होगा, एक अभिकारक होगा और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूने का पत्थर है और जब इसको गर्म किया जाता है, ये ऊष्मा देने का चिन्ह मैंने पहले बताया था डेल्टा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। ये हमारा ठोस है, ये भी हमारा ठोस है और ये हमारी गैस है। तो यहाँ पर हमने ऊष्मा दी है और ऊष्मा देने पर ये अपघटन हुआ है। इसी तरह से फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले ये जो 7 H2O, ये क्रिस्टलन जल है, ये अलग हो जाता है और हमें फेरस सल्फेट प्राप्त होता है। ये फेरस सल्फेट को जब हम और अधिक गर्म करते हैं, यहां पर ये ठोस है, ये भी ठोस है और ये द्रव्य है। यहां पर ये ठोस है, इसके 2 अणु लेंगे, यहां पर हमारे को Fe2O3 ना है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस निकलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैस निकलेगी। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो पहले तो उसमें क्रिस्टलन जल अलग हो जाएगा, यानी ये फेरस सल्फेट टूट गया 2 उत्पाद में। फिर फेरस सल्फेट को और अधिक गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसें निकलेंगी। तो हमने देखा कि यहां पर एक जो अभिकारक था वो टूटकर कई उत्पादों में विभक्त हो गया। तो यहां पर जो ये टूटा है उसका कारण थी हमने इसको ऊष्मा दी थी, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्मयी अपघटन। इसी अपघटनीय अभिक्रियाओं में जब PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट, ठोस अवस्था में होता है। जब इसको गर्म किया जाता है में PbO जो कि ठोस है, इसके साथ NO2 प्लस O2, ये 4 मिलेगी, ये भी गैस है और ये भी गैस है। जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड गैस निकलती है, ये भूरे रंग की गैस है। तो जब भी हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो वो भी टूट जाएगा, कई उत्पाद में टूट जाता है। इसी प्रकार विद्युत अपघटन भी होता है। में जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो जल भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। इस प्रकाशीय
अपघटन जैसे सिल्वर क्लोराइड, ये है सिल्वर क्लोराइड, और इसमें जब इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये Ag और क्लोरीन गैस, ये ठोस है, ये लिक्विड है। जब AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का पर सूर्य का प्रकाश पड़ जाएगा तो वो Ag चांदी, सिल्वर और क्लोरीन गैस देता है। का रंग जो है धूसर रंग है, स्लेटी कलर का रंग हो जाता है। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर जब प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश की बात कर रहा हूं, तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस दे देगा। ये हमारा द्रव्य है और यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे, दोनों गैसें बन जाएंगे। तो ये इस तरह का अपघटन को कहलाता है प्रकाशीय अपघटन। तीसरी तरह की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। इसको कई बार एकल विस्थापन भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्लेसमेंट, बदलना, रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं का समूह भी हो सकता है, दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को हटा कर उनका स्थान ले लेते हैं। और जब स्थान लेंगे तो यहां क्या होगा, यहां कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं तथा नए बंधों का निर्माण होता है। अब मैंने यहां पर बोला है कि एक अभिकारक के जो परमाणु हैं वो दूसरे अभिकारक के परमाणुओं को हटा देंगे। यहां बोला है मैंने, एक अभिकारक के जो परमाणु हैं वो दूसरे अभिकारक के परमाणुओं को हटा देंगे। ये एक क्रियाशीलता की एक टेबल है, उसके आधार पर होता है।
इसमें मैं जो है सबसे कम क्रियाशील के उसमें आते हैं। और जैसे जैसे हम टेबल के में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। तो जो ऊपर वाले सारणी के अंदर ऊपर वाले जो तत्व के परमाणु हैं, वो नीचे वालों को हटा देते हैं और उनका स्थान ले लेते हैं। आइए इस बात को हम समझते हैं आगे। मैंने लोहे की बाल्टी ले ली और उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। ये लोहे की बाल्टी है और यहां पर मैंने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लिया। या मैं कह दूं लोहे की मैंने कील ले ली, ये लोहा है और ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। अब इसको मैंने लोहे की कील मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दी और कुछ समय के लिए रख दी। तो मैं क्या देखूंगा, अब पहले सारणी से समझ लेते हैं। लोहा कॉपर से ऊपर है, यानी क्रियाशील कौन है? लोहा है। लोहा क्रियाशील है किसकी तुलना में? कॉपर से। तो वो क्या करेगा कि वो कॉपर, वो लोहा जो है इस कॉपर को हटा देगा, तांबे को हटा देगा और क्या बना देगा? FeSO4 सल्फेट। और ये भी एक्वा सॉल्यूशन होगा, जलीय विलयन होगा और यहां से कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यानी इस कॉपर ने इसको हटा दिया। ये आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट, जिसे फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। ये क्रियाशीलता Zn ले लूं, जिंक। जिंक देखिए और ऊपर आ रहा है और उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दूं तो भी एक यही रिएक्शन होगी। जिंक जो है, ये जिंक सल्फेट है और कॉपर अलग हो जाएगा। इसको मैं सही कर देता हूं, जिंक। ये हमारा जिंक था, जस्ता, उसको मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में ले लिया, जिंक हट गया। तो जो भी तत्व के परमाणु क्रियाशीलता की सारणी में ऊपर होंगे, वो नीचे वाले तत्व को हटा देंगे और इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसमें उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। लोहे की बाल्टी मैंने बताई थी और उसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन लेके रख दी। कहूंगा कि जो लोहे की बाल्टी है उसमें छेद हो जाएगा। वो छेद क्यों हो जाएगा? कि जो लोहे की बाल्टी में जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा देगा और खुद उसका स्थान ले लेगा। या मैंने लोहे की कीलें ली हैं, उसको कॉपर सल्फेट में डाल दिया तो उस लोहे की कीलों के ऊपर तांबे की परत चढ़ जाएगी। पीबी ये सॉलिड होता है, इसको बोलते हैं लेड। तो CuCl2 ये एक्वा में ले लिया। और जब हम इसको करेंगे PbCl2 प्लस
कॉपर अलग हो जाएगा। एक्वा सॉल्यूशन है और ये सॉलिड है, यहां पर ये सब सॉलिड है, सॉलिड यानी ठोस। ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं। इसे बोलते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देख रहे हैं इसके अंदर? जो दो अभिकारक हैं उनके जो परमाणु हैं वो आपस में विस्थापित हो जाते हैं, उनकी अदला बदली, एक दूसरे से अदला बदली हो जाती है उनकी। Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, ये विलयन लिया है और ये भी हमने जलीय विलयन लिया है, बेरियम क्लोराइड। क्या होती है? दो NaCl, ये सॉलिड लिखा है, ये साधारण नमक है। अब आप देख रहे होंगे यहां पर बेरियम सल्फेट बना है, भारी होता है और अलग हो जाता है, यानी बेरियम सल्फेट का अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है और जो भारी होने के कारण ये जो जलीय विलयन है इससे अलग हो जाता है। तो सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बेरियम है इस सल्फेट के साथ जुड़ गया और ये जो सोडियम है क्लोराइड के साथ जुड़ गया, यानी इनकी अदला बदली हो गई है, आपस में ये बदल गए हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के जो परमाणु हैं उनमें अदला बदली हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। को आप समझिए। अगली क्लास में हम कुछ अन्य तरह की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। नमस्ते बच्चों।